दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। कल जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में भारतीय जनता पार्टी समर्थित खूबलाल ध्रुव द्वारा बैठक में क्रोसिन डालकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। इस मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश मंत्री रामू रोहरा और कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए युवा नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य योगेश बाबा हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। इन दोनों का मैं स्वागत करता हूं धमतरिया गोट के लिए। नमस्कार धमतरी के गोट सभी दर्शकों को नमस्कार। चर्चा की शुरुआत हम भाजपा नेता रामू रोहरा से करते हैं। कल जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य द्वारा जो मट्टी तेल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया गया, इसे आप लोकतंत्र के लिए कैसा मानते हैं? सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। यह परिस्थितियाँ क्यों पैदा की हुई, क्यों हुई, इसकी पहले हमें समीक्षा की जानी चाहिए। जब इंसान अंतिम परिस्थिति में पहुँच जाता है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तब इस परिस्थिति में पहुँचता है और यह घटना उसी की एक देन है। देखिए, लगातार एक विषय आ रहा था कि भेदभाव हो रहा है भूपेश की सरकार में। कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो अपना फंड पूरा उठा रहे हैं, भाजपा के सदस्यों का फंड के कटौती करके अपने फंड में जोड़ के खर्चे विकास के कार्यों में खर्चा कर रहे हैं। लगातार आवाज उठाने के बाद भी सरकार और प्रशासन नहीं जागा, इसलिए यह घटना हुई है। योगेश भैया, इस घटना को लेकर आप कैसा मानते हैं? सबसे पहले धमतरिया के गोट के दर्शकों को नमस्कार है। कल की जो घटना जिला पंचायत के सभा कक्ष में हुई, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए वैसी घटना नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक प्रणाली पे चलता है। हमारा राज्य भी उसी लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन करता है। अगर कहीं पे किसी बात पे असहमति है या कोई तकलीफ है या कहीं लगता है कि भेदभाव हो रहा है, तो इसका एक उचित रास्ता ये है कि आप अपनी आवाज़ के माध्यम से या उच्च कार्यालय पे उच्च प्रशासनिक अफसरों के पास या नेताओं के पास जाकर अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि सदन की एक गरिमा होती है। मीटिंग हॉल जो जिला पंचायत का है वो एक सदन है और सदन में समस्त सदस्य बैठे हुए हैं। वहाँ पे इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ज्वलनशील पदार्थ लेके सभा हॉल में आना ही एक बहुत बड़ा अपराध है। हालांकि वहाँ पे किसी ने उसको एक ये समझा कि उनका कुछ अपना व्यक्तिगत सामान होगा, ये सोच के, क्योंकि इसके पहले किसी ने इमेजिंग नहीं किया था, सोचा नहीं था। तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और कहीं भेदभाव का आरोप है या कहीं कोई उनके अधिकारों में कटौती हुई है, तो लोकतांत्रिक ढंग से एक मार्ग निकालकर उस पर प्रयास करना चाहिए था। रामू भैया, लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है, लेकिन विरोध करने का जो तरीका खूबलाल ध्रुव ने अपनाया है, इसके पहले भी वो कई आरोपों से घिरे रहे हैं। लगातार पार्टी को बैकफुट में जाना पड़ा इसकी वजह से। क्या विरोध का ये तरीका को आप ठीक मानते हैं? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का तरीका बहुत है, मैं समझ रहा हूँ। तरीका यह गलत हो सकता है, लेकिन आदमी हरास हार जाता है, हरासमेंट में आ जाता है, तो करे क्या? तो योगेश भाई ने कहा कि आवेदन देना था, बातें रखनी थी। लगातार 3 साल से बातें रख रही हैं। जब वो सदस्य अपने क्षेत्र में जा रहा है, क्षेत्र में जाने से लोग पूछ रहे हैं कि विकास का काम क्या हुआ, और विकास का काम नहीं होगा तो जनता उसको क्रिटिसाइज करेगी, परेशान करेगी कि मेरे क्षेत्र में विकास का काम नहीं हो रहा है। ये भूपेश बघेल नहीं है जो अपने वादे करके मुकर जाए, ये खूबलाल है जो अपने वादों पे कायम रहना चाहता है, लेकिन सरकार और प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, इसलिए ये तरीका उसने अपनाया। मैं तरीके की निंदा करता हूँ, मैं भी समझता हूँ ये तरीका गलत है। माध्यम बहुत सारे थे, लेकिन इस मनोस्थिति में क्यों पहुंचा, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। मैं योगेश भाई से पूछना चाहता हूँ कि जब सभी सदस्यों को 35-35 लाख रुपए, 32 लाख मिल रहा है, तो भाजपा के सदस्यों को 10-10 लाख क्यों दिया गया, क्यों कटौती की गई? जहाँ तक 15वें वित्त की बात है, मैं आपको, रामू भाई को भी बता रहा हूँ और आपको भी कहना चाहूँगा कि 15वां वित्त योजना जो होता है, उसके वितरण के लिए कहीं पे शासन से, केंद्र सरकार से ना राज्य सरकार से,
कहीं पे कोई आदेश या निर्देश ये नहीं मिला है कि किस सदस्य को कितना मिलना चाहिए। उसमें स्पष्टता नहीं है। ये है कि ये फंड जहाँ से भी आता है और जिनके द्वारा जारी किया जाता है, ये स्थितियाँ पैदा नहीं होती कि अगर वहीं से इसके लिए दिशा निर्देश होता। वहाँ पे होता ये है कि सभा में सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित हो, उस आधार पे ही फंड का वितरण किया जाता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, सदस्यों में पैसे का बंटवारा वहाँ के सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करते हैं, जो कि कांग्रेस की पार्टी है। तो ऐसा क्या है कि 8 लोग जो हैं वो कांग्रेस के हैं, उनको 32-35 लाख मिल रहा है। 3 सदस्य भाजपा के, उनको 10-10 लाख मिल रहा है, जबकि ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। भूपेश सरकार के पास पैसा नहीं है विकास के लिए, ये पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लगभग 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ 14 वित्त में आया और 15 में भी इतना ही पैसा आ रहा है। फिर पूर्णतः योजना बना के उस दिन बैठक की गई, जो इनसे एस्टीमेट मंगाया गया भाजपा के सदस्य को बताया नहीं गया। आखिरी में पता चला फिर से कटौती करके लगभग 10-10 लाख 8 लाख देंगे। ऐसे में वो विकास का काम क्या करेगा सदस्य, जब हक सबका बरोबर है। लोकतंत्र में आप कहते हैं लोकतंत्र में सबका हक है, तो उसका भी हक बनता था। भूपेश बघेल सरकार ने उसके विकास में कटौती की, फंड में कटौती की। इनका बहुत गंभीर आरोप है योगेश भैया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, इसको लेके आपका क्या रुख है? इसको लेके मेरा रुख स्पष्ट है कि मैंने पहले ही बताया आपको कि सभा में जो सर्वसम्मति से पारित हो जाए, चाहे आप देख लीजिए लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, जिला की बात हो या जनपद की बात हो, तो जो शासन ने पंचायती राज अधिनियम बनाया है, उस अधिनियम के तहत ही कार्य हो रहे हैं। और केंद्र में सरकार है भाजपा की, मैं कहता हूँ कि वहीं से दिशा निर्देश आ जाता कि समस्त सदस्यों में इस राशि का बराबर वितरण करना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, सत्ता जिसके हाथ में होती है, जैसे 15 साल भाजपा ने शासन किया, 15 साल में 10 साल कुरुद के मंत्री जी मंत्री रहे, कुरुद का एक तरफा विकास हुआ, धमतरी को क्या मिला? तो कहने की बात यही है कि जो सत्ता में रहता है वो कहीं ना कहीं अपने शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करता हो, चाहे भाजपा हो चाहे और अन्य कोई पार्टी हो। तो ऐसी चीज़ें लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलती रहती हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में विकास का कार्य करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 15वें वित्त का या 14वें वित्त का पैसा पिछले 3-4 साल में जितना भी आया और सदस्यों को जितना वितरण किया गया, आप रिकॉर्ड निकलवा के देखिए कि कौन से सदस्य ने अपने हिस्से की राशि को कहाँ कहाँ खर्च किया। आपको वास्तविक स्थिति समझ में आ जाएगी। रामू भैया, योगेश भैया ने बातों में एक बहुत बड़ी बात का खुलासा किया है कि 14वें और 15वें वित्त आयोग की राशि का जो खर्च किया गया है, इसको लेके एक नया विवाद सामने आ रहा है। इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार भाजपा की रही, कहीं धमतरी के साथ भेदभाव जिला पंचायत के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि भाजपा की बॉडी थी। सारे सदस्यों को एक समान फंड दिया जाता था, सारे सदस्यों का विकास कार्य लिया जाता था और समान रूप से बांटा जाता था। यह नीति पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद नीति स्पष्ट हुई कि जहां जहां भाजपा के सदस्य हैं उस इलाके में विकास का काम मत करो या कम करो। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, उपयोग तो करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी है, इसलिए भेदभाव करके ये अपने सदस्यों को सिर्फ पैसा दिए हैं। 10 लाख में सड़कों का निर्माण या नाली और मरम्मत का काम ही हो सकता है। मैं समझता हूँ हमारे सदस्य जो हैं अनुभवी हैं, जो बैठे हैं, उन्होंने अपने विकास के काम अपने क्षेत्र में किए, लेकिन जब वो चुनाव में गए थे उन्होंने लोगों से वादा किए थे कि मैं ये कर दूंगा, ये काम बनाऊंगा, क्योंकि उनको आशा थी कि एक साल में उनको 30 वित्त आयोग में 14 हो या 15 हो, 35 लाख लगभग 32 लाख मिलते हैं। उन्होंने उनका योजना बनाया था। चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के काम हो नहीं पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के, इसलिए सारा ध्यान उनका केंद्र सरकार के 14वें वित्त और 15वें वित्त में था, जिसको भूपेश सरकार भी कटौती करके लोगों को दे रही है। इस कारण ये कदम उठाए। मैं समझता हूँ भाजपा की सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती, ये कांग्रेस की सरकार है जो लोगों से भेदभाव कर रही है। योगेश भी आप जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, मेरी जानकारी के अनुसार पहले जब भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी की सांसद रहा है, उस समय भी फंड को लेकर विरोध हुआ है। भाजपाइयों को ज्यादा फंड मिला है, कांग्रेसों को कम फंड मिला है। इसको लेकर आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे,
आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? पिछले कार्यकाल में हम विपक्ष में रहे, भाजपा का बहुमत था और भाजपा ने शासन किया। उस समय भी वित्त आयोग के पैसे को लेकर इस प्रकार की बातें हुई है। कांग्रेसी सदस्यों को कम फंड मिलता था और भाजपाई सदस्यों को, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ज़्यादा फंड मिलता था। लेकिन हम लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन हमारी बात कहीं पे नहीं सुनी गई। तो एक निश्चित सीमा तक रह के वो बात वहीं पे, वैसे कमी परिस्थिति में भी हमने 5 साल जिला पंचायत में गुजारे। रामू भैया, फिर से मैं उसी बात पे आऊंगा, फंड कम मिला ज्यादा मिला, लेकिन कल की जो घटना हुई है, क्योंकि एक हर सभा कक्ष की मर्यादा होती है, उस मर्यादा का कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है और लोकतंत्र की गरिमा कम हुई है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है? देखिए, मैंने पहले ही कहा, तरीका गलत है। मैं खुद इसकी निंदा करता हूँ, तरीका गलत है। लेकिन जब ऑप्शन नहीं हो, जब आपके पास उपाय नहीं हो, कोई सुनने को तैयार नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है, सीओ सुनने को तैयार नहीं है, कलेक्टर सुनने को तैयार नहीं है। हम खुद आवेदन देने गए हैं जिला पंचायत सदस्य, माननीय जिला पंचायत सदस्य के साथ, कि भेदभाव किया जा रहा है, इसको बंद करें। ये स्थिति तब पैदा होती है जब आदमी हार जाता है, और हारने के बाद इस परिस्थिति में बैठे। एक आदिवासी समाज का लड़का जनप्रतिनिधि चुना हुआ, उसके साथ लगातार गलत हो रहा है, तो वो क्या कदम उठाएगा? उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने ये कदम उठाया। मैंने पहले ही कहा, तरीका गलत हो सकता है, लेकिन एक चीज है कि वो हक की लड़ाई लड़ रहा है। योगेश भैया, कल की जो घटना को लेके, क्या विरोध को लेके रामू रोहरा भी मान रहे हैं कि विरोध का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ज्यादती हुई है फंड को लेके, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? विरोध का तरीका तो बहुत गलत था। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि सवाल में जिला पंचायत सदस्य मेरी धर्म पत्नी कविता बाबा भी उपस्थित थी। तरीका इसलिए गलत था, कल बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। उन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला, वहाँ पे पूरे कागज पत्र पड़े हुए हैं, वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी सदस्य बैठे हुए हैं, वो जेब में माचिस लेके बैठा हुआ है। अगर वो समय रहते अगर उनको रोका नहीं जाता तो उनको तो जो शारीरिक क्षति होती, उसके साथ ही साथ बहुत सारे और लोग प्रभावित उससे हो सकते थे। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको कहा कि तरीका गलत है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अपनी बातों को रखने का और माध्यम है। मान लो आपकी बात अधिकारी या उच्च स्तर तक नेता लोग नहीं मान रहे हैं, तो इस देश में एक न्यायिक प्रक्रिया भी है, आप वहाँ तक के माध्यम में जा सकते हैं। न्यायालय इसका निराकरण कर सकता है कि इसमें क्या होना चाहिए। बहुत सारे रास्ते और खुले हैं, उन रास्तों पे जाने की बजाय यहीं तक सीमित रह के इस प्रकार की हरकत करना उचित नहीं मानता मैं। क्या रामू भैया, पार्टी आप मान रहे हैं कि उसका विरोध करने का तरीका गलत है, लेकिन अंततः मजबूरी वो इस काम को किया है। भारतीय जनता पार्टी क्या इस पूरे मामले को लेकर खूबलाल ध्रुव के साथ खड़ी है, सामान के चले अपन? देखिए, मैंने पहले कहा तरीका गलत है, लेकिन जिस मुद्दे के लिए वो लड़ रहा है वो लड़ाई सही है। भूपेश सरकार में सारे लोग त्रस्त हैं। ये तो सदस्य ने ये कदम उठाया, आम जनता भी ये कदम उठा रही है, किसान कदम उठा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भूपेश सरकार की कमजोरियां, उसकी नीति खराब है, उसकी नीति सफल नहीं है, इसलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। हम उस आदिवासी सदस्य के लिए, जनप्रतिनिधि उसके साथ खड़े हैं, और जिस हक की लड़ाई वो लड़ रहा है, हम उसका हक की लड़ाई लड़ेंगे। योगेश भैया, कल जिला पंचायत समन्वय समिति बैठक में जो क्रोसिन और माचिस लेके हो गया, क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए? क्या प्रशासन को इसके लिए कोई एफआईआर कराना चाहिए? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे संविधान और न्यायिक जो नियम है उसमें स्पष्ट है कि आत्महत्या करना या आत्महत्या का प्रयास करना एक ये दंडित प्रक्रिया है, इसमें जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, उसकी मानसिक स्थिति, आदमी इस स्थिति में तब पहुंचता है जब उसकी मानसिक स्थिति खराब हो। हमारे कल कांग्रेस के सदस्यों ने स्पष्ट रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को कहा कि अगर आगामी समय में इस प्रकार की बैठक आयोजित होगी तो ऐसी मानसिक स्थिति के आदमी के साथ हम बैठक में नहीं आएंगे, नहीं बैठेंगे, क्योंकि आज उसने अपने ऊपर केरोसिन डाला है, कल को हो सकता है वो किसी के ऊपर हमला कर दे या और कोई भी हरकत ऐसी कर दे जिससे कि जनहानि हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए जिससे कि
हमारे सदस्य भी डरे हुए हैं इस घटनाक्रम से। ऐसा नहीं है कि उसके साथ अन्याय हुआ तो वो डरा हुआ है या मानसिक स्थिति खराब थी तो उसने ऐसा किया। उसकी इस हरकत की वजह से बाकी पूरे प्रशासनिक अधिकारी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला पंचायत के सदस्य सारे कल डरे हुए स्थिति में कल वहां से निकले। रामू भैया, योगेश भैया ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जिला पंचायत के सदस्यों ने कलेक्टर और सीओ को एक जानकारी दी है कि जिसकी मानसिक स्थिति ऐसी है उनके साथ आने वाले समय में बैठक में भाग लेना शायद संभव नहीं है। तो ये इसको लेके अब आप क्या सोचते हैं? मैं योगेश भाई जी ने बात बोली है उससे आगे बढ़ना चाहूँगा। इस मना स्थिति की जिम्मेदार जो लोग हैं, उसकी स्थिति के लिए जवाबदार जो लोग हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। सर पहले तो भूपेश बघेल के ऊपर, सीओ के ऊपर, जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस कदम उठाने के लिए उसको प्रेरित किया गया। यह स्थिति क्यों निर्मित हुई, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ित करने वालों में भूपेश बघेल, सीओ जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, ये सब सहभागी है, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रामू भैया का कहना है कि इसके लिए, इस काम के लिए जिम्मेदार कलेक्टर, सीओ, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेके आप नहीं, मैं उनकी बात का खंडन करता हूँ। आदमी की मानसिक स्थिति क्या है, किस वजह से वो इस स्थिति में है, कारण वहाँ पे उसने जो भी दर्शाया वो अलग चीज है। जहाँ तक खूबलाल ध्रुव की बात है, आप शुरू से देख रहे हैं कि वो किस किस्म का उसकी राजनीति चलती है ना। रेत खदान के मामले के समय भी ये स्थिति पैदा हुई थी। उसके बाद गंगरेल में पंचायत में भी उन्होंने बहुत प्रकार से सरपंचों को प्रताड़ित करने का और जनप्रतिनिधियों बहुत सी बातें आती हैं और बिना उसके मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में आप अपनी राय कायम कीजिए कि वो व्यक्ति कैसा है। तो वो व्यक्ति जिस विचारधारा और जिस मंशा को लेकर आज जनप्रतिनिधित्व कर रहा है, उस स्थिति को देखते हुए सिर्फ एक यही कारण है कि उसको इसके लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसा नहीं है। चुनाव नज़दीक है भाई साहब, चुनाव के समय हाईलाइट होने के लिए भी कई लोग इस प्रकार की हरकतें और प्रयास करते हैं। सबका अपना अपना हथकंडा होता है और इन सब चीज़ों को कांग्रेस पार्टी और जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। और दूसरी बात, आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि उन्होंने केरोसिन अपने ऊपर डाला। कल जिला पंचायत की सभा में जिला पंचायत 15वें वित्त का मामला 5वें नंबर पे था, एजेंडा क्रमांक 5 में। पहले एजेंडे पे चर्चा चल रही थी। बीजेपी के 2 और सदस्य हैं वहाँ पे। उन्होंने शुरू से एक ही राव अलाप के रखा था कि 5वें एजेंडे पे पहले चर्चा होनी चाहिए, 5वें एजेंडे पे पहली चर्चा होनी चाहिए। मैं सभा हाल के बाहर नहीं था, लेकिन मेरे कुछ लोग थे। जिला पंचायत की सभा को कवरेज करने के लिए 2-4 पत्रकार आते हैं और फोटो खींच के जाते हैं। बाद में जो मुद्दे पे चर्चा हुई उन पे चर्चा होती है। वहाँ लगभग सारी मीडिया कल इकट्ठी हो गई थी मीटिंग शुरू होने के पहले ही। तो ये पूर्व प्रायोजित था। मीडिया को पहले से बुला के इकट्ठा कर लेना, केरोसिन को टेबल के नीचे रख देना और उसके बाद जब उसकी जेब और कपड़े की तलाशी ली गई तो माचिस का खोखा निकला। उसमें तीली नहीं थी, माचिस का खोखा था। तो आप जान सकते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करने की नीयत से जाएगा वो माचिस के डब्बे में काड़ी भी रखेगा। माचिस के डब्बे में काड़ी नहीं थी, खाली खोखा लेके जेब में रखा था। इसके गवाह वहाँ पे पूरे सारे अधिकारी और सदस्य थे। तो उसकी मंशा आप समझ सकते हैं। रामू भैया, जिस जिला पंचायत सदस्य ने कृत्य किया है उसके पहले भी उस पर कई गनी बार आप लोग गए हैं। अभी कुछ माह पहले वो जेल भी गया है। रेत खदान को लेके, गंगरेल में अवैध उत्खनन को लेकर भी वो काफी चर्चा में रहा है, जिसकी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहा है। अपने ग्राम पंचायत बरारी में भी उन्होंने अवैध रेत उत्खनन कराया और पार्टी को कई बार बैकफुट पे जाना पड़ा है उसकी वजह से। तो क्या ऐसे जिला पंचायत सदस्य को पार्टी का समर्थन करना कहीं ना कहीं क्या पार्टी हित में है कि पार्टी का हित हो सकता है? देखिए, मैंने स्पष्ट किया, जिस चीज के लिए लड़ रहा है, जिस चीज की लड़ाई कर रहा है, हम उस मुद्दे पे साथ खड़े हैं। दूसरी बात, अवैध उत्खनन रेत की बात करते हैं योगेश भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। पूरा कांग्रेस के सारे नेता अवैध उत्खनन में लगे हुए हैं। कोलियारी से लेकर आप मगल रोड तक चले जाओ, पूरे रेत और अवैध उत्खनन कौन करा रहा है?
हाइवा हजार निकल रही है, कौन करवा रहा है? दूसरी बात, अगर वो मट्टी तेल लेके जा रहा है, मीडिया के बंधुओं को मालूम है, प्रशासन को मालूम है, तो ये आपकी नाकामी है। मट्टी तेल अंदर कैसे चले गया? ये प्रशासन की नाकामी है, आपके सरकार की नाकामी है कि वो मट्टी तेल अंदर कैसे लेके चले गए। आपके प्रशासन के जो LIB तंत्र है वो कमजोर है, आप इसको स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जिस हक की लड़ाई वो लड़ रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, वो जनता के द्वारा चुना गया है। रामू रोहरा या व्यक्ति विशेष के द्वारा चुना हुआ नहीं है, वो सर्वाधिक मतों से जीता हुआ व्यक्ति है। जनता ने उसको चुना है, उसको खराब और आप नहीं बोल सकते, वो जनता तय करेगी। एक लास्ट सवाल कि योगेश भाई ने बहुत खतरनाक चीज का उद्घाटन किया है, वो किया संशोधन किया है कि जेब में माचिस रखा था, लेकिन माचिस की तीली उसके अंदर नहीं थी। तो इसका मतलब साफ है कि वो सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसा कृत्य किया, ऐसा मानते हैं? न योगेश बाबर जी वहां पर थे, न मैं वहां पर था। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। हमने सिर्फ जो टीवी में देखा है और जो मीडिया में आ रहा है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन तो बातों को छुपाएगा, कांग्रेस के लोग तो बातों को छुपाएगा। जब मट्टी तेल अंदर पहुंच गया है तो निश्चित रूप से माचिस भी पहुंचा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है। और बातों को छुपाना तो कांग्रेस का काम है जी, सरकार इनकी है तो बातों को दबाएंगे। खाली डब्बा था, लाइटर में गैस नहीं था, ये सब चीजें तो कांग्रेस के लोग बोलेंगे। मैं पुनः कह रहा हूं, आप उस जड़ में जाइए। विकास के काम ठप है, कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हो रहे हैं, लोगों से धोखेबाजी हुई है, वादों पे ठगी की गई है। वादे भूपेश ने किए हैं, वादे खूबलाल ने भी किए हैं, लेकिन खूबलाल अपने वादों के लिए लड़ रहा है। योगेश भैया, आपका जवाब रामू भैया रोहरा को। रामू भैया रोहरा को भाई भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं और अपनी पार्टी की हैसियत से बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कांग्रेसी होने के नाते और एक किसान पुत्र होने के नाते मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि 15 साल का भी शासन देखा हमने। 15 साल में भाजपा की सरकार ने झूठे वादे करके वादे किए, झूठे साबित हुए। किसानों की आत्महत्या करने की संख्या उस समय ज़्यादा थी, किसान कर्ज में डूबे हुए थे। आज जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, गांव गरीब और किसान पे उन्होंने फोकस किया हुआ है और जो उन्होंने वादा किया, आज 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, किसानों का कर्जा माफ़ी से लेकर के, और हर वर्ष राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि दी जा रही है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार से लेकर गांव गौठान से लेकर राम वन पथ गमन तक, राम तो भाजपा अपने देव समझते थे, लेकिन देवता भगवान सभी के होते हैं, हमारे भी हैं, लेकिन भगवान राम के लिए जो कार्य भूपेश बघेल ने धरातल पे लाके किया, कौशल्या माता का मंदिर बनवाया, राम वन पथ गमन की परियोजना चल रही है, तो इन सब चीज़ों को धर्मनिरपेक्ष पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है। और आज किसान वर्ग बहुत ही खुश है, खुशहाल है, उनकी गरीबी दूर हुई, उनके घर में पैसा है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। और छत्तीसगढ़ इसी वजह से कोरोना काल में भी आर्थिक मंदी के दौर में नहीं आया, जबकि अन्य प्रदेश आर्थिक मंदी के दौर में था। छत्तीसगढ़ में लहलहाती हुई फसल और उसका उचित मूल्य मिलने से आज छत्तीसगढ़ के लोग संपन्न हैं, खुश हैं और सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता आने वाले चुनाव में व्यक्त कर देंगे। धमतरिया के गोट के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी से रामू रोहरा और कांग्रेस से योगेश बाबर स्टूडियो पहुंचे। दोनों ही लोगों ने अपनी अपनी बातों से जनता को समझाने का प्रयास किया गया। दोनों ही अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।